अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति बदल रही है, चेहरे बदल रहे हैं और पीढ़ियां बदल रही हैं। ये वक्त है राजनीति में ऑब्जर्वेशन का और नई पीढ़ी के राजनीति में कमान संभालने का। कौन वो पार्टी हैं जो अपने चेहरे बदल रही हैं, अपनी पीढ़ियां बदल रही हैं, अपने नेतृत्व को बदल रही हैं, और विपक्ष अपने परिवर्तन को, इस तरह के परिवर्तन का आकलन क्या किस तरह से कर रहा है। अब क्या राजनीति में एक उम्र और एक चेहरों के रिटायरमेंट का है और कमान नए लोगों के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जो प्रयोग किए हैं, उसके बाद विपक्ष पर इस बात का दबाव बढ़ गया है कि नए नेतृत्व को वहां भी मौका मिले। क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है और क्या बीजेपी का मुकाबला वो बदली हुई भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष 2-2 हाथ करने के लिए 24 में तैयार है? आज की बहस इसी विषय पे। बहन भाइयों, राजनीति में ये परिवर्तन का वक्त है। ये एक ऐसा वक्त है जहां युग बदल रहा है और पीढ़ियां बदल रही हैं, और ये वक्त है सही ऑब्जर्वेशन का। पॉलिटिक्स में सही वक्त पर लिए गए सही निर्णय और सही ऑब्जर्वेशन राजनीति में किसी भी दल को और नेता को अंजाम तक पहुंचाते हैं, और ये वक्त खुद को बदल लेने का है। शायद इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 राज्यों में जहां वो जीत कराई, पूरे घर के बल्ब बदल डाले, पूरे घर बदल दिया। पुराने नेतृत्व को फिलहाल नेपथ्य में भेजा गया और नए नेतृत्व को कमान दी गई। आपने गौर किया होगा, जो 50s के यानी 50 साल या उसकी उम्र के लीडर हैं, उनके हाथ में बीजेपी ने कमान दी। और राजनीति में 50s को यंग माना जाता है, नया नेतृत्व माना जाता है। बदले हुए चेहरों की कवायद देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहां सर्वाधिक नेता केंद्र की पॉलिटिक्स में किस राज्य से थे? मध्य प्रदेश से। और वहां बीजेपी ने क्या किया? सभी सीनियर लीडर्स को यथोचित स्थान पर पहुंचा दिए। अब भविष्य में इनका क्या इस्तेमाल होगा, ये एक अलग विषय है, लेकिन राज्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई पीढ़ी के हाथ में कमान दे रही है। और यह समझने का विषय है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं, इसका इंपैक्ट क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष को बीजेपी की कॉपी करनी चाहिए, लेकिन जब दौर बदलता है तो लीडरशिप भी बदलती है। एक वक्त के बाद राजा को अपने आगे के उत्तराधिकारी को कमान देनी होती है। एक यंग माइंड आता है, एक नई सोच, एक नए नेतृत्व को मौका मिलता है, और वो फिर तंत्र में संचार करता है ऊर्जा का, उत्सव का, उमंग का, उल्लास का, और लोगों के भीतर क्षमता का संचार करता है। राजनीति में अगर लोग बदलते हैं, नेतृत्व बदलता है, तो जाहिर सी बात है कि उन नए नेतृत्व के साथ बहुत चीज़ें फायदेमंद भी होती हैं। लेकिन ऐसे में पुराने नेतृत्व को भुलाया नहीं जा सकता। ये जो नया नेतृत्व बीजेपी ला रही है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? क्या सीनियर लोगों को ठिकाने लगाना मंशा है, मार्गदर्शक मंडल 2 में भेजने की मंशा है, या फिर नए नेतृत्व के जरिए नई भारतीय जनता पार्टी, यंग भारतीय जनता पार्टी, नए कार्यकर्ताओं के उमंग, उल्लास और जोश से भरी हुई बीजेपी, जिसमें सबको मौके मिल रहे हैं। आम कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। कीमत भले ही सीनियर्स ने चुकाई, लेकिन बने कौन? आम कार्यकर्ता। संदेश क्या गया ग्राउंड पर कि बीजेपी में आम कार्यकर्ता मेहनत करेगा, काम करेगा, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, एनीथिंग पॉसिबल। नरेटिव ये गया है। हो सकता है कि अपोजिशन इससे सहमत ना हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे सहमत भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन बहन भाइयों, राजनीति में परिवर्तन ही परिणाम देता है। जिन्होंने खुद को बदला, उन्होंने राजनीति को बदल दिया, और जिन्होंने खुद को नहीं बदला, राजनीति ने उन्हें बदलकर नेपथ्य पे पहुंचा दिया। क्या यह वक्त बदलाव का है? आपके मन में प्रश्न होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तो सब यंग हैं। हाँ, ये यंग हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनके नीचे के नेतृत्व पर भी नजर रखनी होगी। चाहे वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो, कमलनाथ 80 की उम्र पार कर रहे हैं, 80 के लगभग हैं। दिग्विजय सिंह, उनकी भी बढ़ती हुई उम्र। मध्य प्रदेश के बाद आप राजस्थान चलें, वहाँ भी अशोक गहलोत का नेतृत्व, और वहाँ नए नेतृत्व सचिन पायलट को मौका नहीं मिला। इस पर मतांतर हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन बहनों भाइयों, आप पूरे देश भर में देखिए, बदलाव की एक मुहिम चल रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी ही ये कर रही है, इसके जोखिम भी हैं, इसके फायदे भी हैं। जोखिम कहाँ हुआ? तेलंगाना में सीनियर लीडरशिप ने केटी रामाराव को आगे बढ़ाया, उनके आगे करके चुनाव लड़ा। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस का यंग लीडरशिप, नई लीडरशिप, जिसको 2017 में पार्टी में सम्मिलित किया, कमान दी, 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2023 में चीफ मिनिस्टर। अचीवमेंट, यंग लीडरशिप, नया चेहरा, नई पीढ़ी, ग्राउंड से आया कार्यकर्ता, तेलंगाना का मुख्यमंत्री। और तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी ही ये कर रही है, दूसरे दल भी कर रहे हैं। लेकिन जहां पर बुजुर्ग नेतृत्व है, जहां पर बहुत ओल्ड गार्ड्स आ गए हैं, पुरानी लीडरशिप है, समस्या वहां उत्पन्न हो रही है। जनता भी पुराने चेहरों से अब उकता गई है। उन्हें नया जोश चाहिए, नए लोग चाहिए, नई लीडरशिप चाहिए। इनके अनुभवों का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन नेतृत्व की कमान आपको नए व्यक्ति को देनी पड़ेगी। इसका संदेश यही है। आप समाजवादी पार्टी को देखिए, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी सौंपी अखिलेश यादव को, यंग है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी खुद में तब्दीली लाई है। मायावती का उत्तराधिकारी कौन? अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं, आकाश आनंद। आप आलोचना कर सकते हैं कि उन्होंने परिवार में दे दिया, पर लीडरशिप मायावती ने नहीं दी। जहां जहां लीडरशिप नहीं होगी, आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए, तेजस्वी यादव का लीडरशिप बदली, करिश्माई नेतृत्व बदला, नए लोग आए, नई पीढ़ियां आई, परिवर्तन किया, परिणाम मिला। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ओल्ड गार्ड्स या अनुभवी नेताओं की जगह नहीं है, लेकिन सब काम की एक उम्र होती है, जमीन पर लड़ने की एक उम्र होती है। राजनीति की भी एक उम्र होनी चाहिए, भूमिकाएं तय होनी चाहिए कि कौन किस भूमिका में रहेगा। क्या सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, नेक्स्ट जनरेशन 5G, जो आज का युवा है, जो 30 साल से 50-55 साल के बीच की यंग लीडरशिप पॉलिटिकल है, क्या उसको कमान देने के लिए ये राजनीतिक अनुभवी शूरमा तैयार हैं? आज विषय की चर्चा इसी बात पर करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, जहां किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को धीरे धीरे करके अवसर मिल जाता है कि वो पार्टी का नेतृत्व कर सके, पार्टी की बड़ी भूमिकाओं का निर्वहन कर सके, और ये अवसर किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी मिल सकता है। पार्टी ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में परिणामों के बाद ऐसे ही सामान्य कार्यकर्ताओं को बड़ी भूमिका देकर के बड़े संदेश देने का काम किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो यूथ आइकॉन कहलाते हैं। देश के और उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर उन पे भरोसा करता है। नेताजी कहते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, और आज समाजवादी पार्टी के पास युवा नेतृत्व है, जिस पे देश और उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर वो विश्वास करता है। समाजवादी पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का तरीका है, अपना श्री अडवाणी बनाने का तरीका है उनको। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी किसी के साथ जुड़ती है तो उसके साथ ताउम्र जुड़ती है। और रही बात बदलाव, तो बदलाव एक निरंतरता की प्रक्रिया का हिस्सा है। पहले श्री राज बब्बर जी अध्यक्ष थे, उसके बाद अजय लल्लू जी अध्यक्ष हुए, अब अजय राय जी अध्यक्ष हैं। तो लगातार निरंतरता हमारे यहां चल रही है, और आने वाले समय में हम जनता के मुद्दों पर संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी से विजय प्राप्त करेंगे। सार्वजनिक जीवन में जो खुद को बदलेगा नहीं, वो बर्बाद होगा, और परिवर्तन ही परिणाम देता है। आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे आलोक अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के जाने माने चिंतक हैं। उमाशंकर पांडे आज काफ़ी दिन के बाद दिखे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल से हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। केपी मलिक जाने माने पत्रकार, हालांकि ये आज की डिबेट के हिसाब से थोड़ा अनुभवी हैं, ओल्ड गार्ड हैं, पर मैं कंपनसेशन के लिए वीरेंद्र सिंह जी को भी लेकर आया हूं। तो वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, और मेरा पहला प्रश्न है, क्या ये पुराने बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं को नेपथ्य में पहुँचाना और नए लोगों को राज्यों की कमान देना, ये संयोग है या प्रयोग?
ब्रजेश जी, पुराना नेतृत्व का अनुभव और पुराने नेतृत्व के गाइडेंस पे पार्टी चलती है, उनका भी उपयोग है। नई ऊर्जा का भी उपयोग हमें करना है जिससे कि निरंतरता बनी रहे। पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता को भी जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है। हमारी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका कोई बेटा या भतीजा या भाई नहीं बनता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद कोई उनका भाई भतीजा उम्मीदवार नहीं था, अडवाणी जी हुए थे। अडवाणी जी के परिवार से कोई जो है राजनीति में नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी जी की परिवार से कोई राजनीति में है। इसका मतलब है जब भी हमारे पास नया नेतृत्व आएगा वो परिवार से नहीं आएगा। तो हम लगातार, आप देखिए तमाम राज्यों में अभी जो 3 राज्य हुए उसके अलावा भी अगर आप पुराना इतिहास देख लेंगे तो हमने 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर नया नेतृत्व दिया, योगी आदित्यनाथ जी को दिया। हेमंत बिस्व शर्मा को 2021 में आसाम में हमने नया नेतृत्व दिया। हमने 2021 में भूपेंद्र पटेल को गुजरात में दिया, जबकि गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के सहित बदल दिया गया था और उसके बावजूद चुनाव हुए, अपार बहुमत से पार्टी आई, जितना कभी नहीं बहुमत पाई थी। वहीं आप देखेंगे 2014 में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में हमने कमान दी थी। वो कोई पुरातन और कोई वहाँ पे उनका कोई पैर जमे हुए नेता नहीं थे, संघ के खाटी कार्यकर्ता थे। उनको मौका दिया, उन्होंने दोबारा चुनाव जिता करके लाए। बसवराव बोम्मई को देख लीजिए, कर्नाटक में हमने नया मौका दिया। मोहन यादव को हमने आज मध्य प्रदेश में मौका दिया, नए कार्यकर्ता हैं, आज उनके अंदर ऊर्जा का संचार वहाँ पे वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोहन यादव जी आगे हैं तो वहाँ पर शिवराज जी का कोई महत्व नहीं है। शिवराज जी की भूमिका राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है, उनको और बड़ा स्थान। तो ऐसी क्या गलती शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे जैसी लार्जर देन लाइफ कद की नेता, रमन सिंह, इन सबको क्यों घर बिठा दिया? क्या ये तय है कि संघ पृष्ठभूमि से आए यंग लीडरशिप को बढ़ाना है? आपकी पार्टी ने कोई पॉलिसी चेंज किया है अपनी? देखिए ब्रजेश जी, पार्टी की रीति नीति समय समय पर तमाम कार्यकर्ताओं को उनको दायित्व बदलती रहती है। कभी किसी को कोई काम देती है, कभी किसी को कोई काम देती है। जब भी वसुंधरा राजे जी को या शिवराज जी को जिम्मेदारी दी गई होगी तो पहली बार दी गई होगी। उसके बाद क्या वो रास्ता बंद हो जाएगा? कोई नया कार्यकर्ता अच्छा और करना चाहता है और पार्टी चाहती है कि आगे 20 साल 25 साल का नेतृत्व को देख करके चले, तो क्या वो परिवर्तन नहीं करेगी? हमारे यहाँ मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव नहीं होते हैं, हमारे यहाँ सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी नहीं होते हैं, हमारे यहाँ करुणानिधि के बाद स्टालिन नहीं होते हैं, हमारे यहाँ लालू यादव के बाद ये तो होता है कि जो सीनियर लीडर्स हैं, 4 बार के 3 बार के चीफ मिनिस्टर, जो मौका मिलता है उनको बड़ी आसानी से आप घर भी बिठा देते हैं। क्या किसी ने, आपने देखा कि कभी किसी ने कोई नाराजगी प्रकट की हो? हमारे यहाँ कार्यकर्ता भाव सबसे ऊपर है। कार्यकर्ता का पद कोई किसी से नहीं ले सकता है। अभी आप देखिए 3 स्टेटों में चुनाव हार गए हैं, एलओपी का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी के जो प्रभारी थे, जो जिनके नेतृत्व चुनाव हारा गया, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो यह वो पार्टियां हैं जो सामंतवादी परिवारवाद के द्वारा चलाई जाती हैं और वहां पर आपका कंट्रोल राज्यों में नहीं है। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और परिणाम है, मैं राजनीति में हमेशा ही बात कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन ज़रूर होनी चाहिए कि सामने वाला किस प्रकार के प्रयोग कर रहा है। क्या कांग्रेस को इस बात का इल्हाम है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे फेस बदल रही है, राजनीति के पूरी पीढ़ी बदल रही है और यंग लीडरशिप को सामने ला रही है? पुराने लोगों का उपयोग वो जहां करना चाहे करेगी, नहीं करना चाहेगी नहीं करेगी। आप लोग कुछ इससे सीखने को तैयार हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो 2024 के चुनाव को दृष्टिगत रख के किया जा रहा है। उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी और उसके बाद अमित शाह जी कहाँ स्थापित होंगे, ये सारा खेल इस बात को लेके चल रहा है। इन्होंने कहा कि हमने पुराने लोगों को अलग जगहों पे जो उनका काम होगा वो दिया जाएगा। अगर ये सच्चाई है तो जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था तो केशव मौर्य जी की उम्र तो कम ही थी, जेपी नड्डा से तो कम ही है। जेपी नड्डा जी 63 साल के, वो 54 साल के। तो फिर आपको केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बना पाए। नतीजा जूतम पैजार चला। यहाँ पे आपने अभी कहा कि शिवराज जी को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, हमारे यहाँ कोई कुछ बोलता नहीं। मुझे लगता है आलोक अवस्थी जी ने शिवराज चौहान जी का वो बयान नहीं सुना जो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली मांगने नहीं जाऊंगा।
ये शुरुआत हो चुकी है। ये जो खेल आप भारतीय जनता बीजेपी की पार्टी, चिंता में पांडे जी घुले जा रहे हो, जी। अपनी थोड़ी चिंता कर लो कि नहीं, नहीं, आपको मैं- क्या परिवर्तन ही आपका परिणाम देगा, क्योंकि आप परिवर्तन को तैयार नहीं है। नहीं। क्या आप चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसों के, अशोक गहलोत जैसों के हाथ में ही राज्यों का नेतृत्व रहे? आप नई पीढ़ी को, मैं तो कहता हूं आपको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रेवंता रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जो उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, मुझे लगता है कि ये 3 जो इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं उनसे भी कम उम्र के हैं। मैंने मेंशन किया उनके अचीवमेंट। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी लोगों का मेरिट और उनकी पार्टी को लेकर जिसने जो मेहनत की है उसके आधार पर अच्छा, काम सीधे करती सीधे है। पूछ लेते हैं, घुमा के पूछने का कोई प्रश्न नहीं। जी। चलो सीधे पूछ लेते हैं, ये कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और इनको हटाओगे कि नहीं? इनके हाथ से नेतृत्व लेके नए लोगों को मौका दोगे या इन्हीं के सहारे अभी बढ़ोगे? नहीं नहीं ब्रजेश जी, देखिए, सीधे सीधे पूछ लेते नहीं, मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूं, पार्टी को बनाने में जिसकी जो उपयोगिता है, उम्र से अलग उनकी वो भागीदारी सुनिश्चित की जाती रहेगी। यंग एज के लोग कभी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं रेवंता रेड्डी की तरह, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में सरकार आई, वो मुख्यमंत्री हैं। आप क्या सोचते हो कि अब ये वक्त है कि कमान नए लोगों को दी जाए, नई पीढ़ी लाई जाए, 5G को मौका मिले? उत्तर प्रदेश 2G, में 1G, 2G, 3G घर बैठे हैं। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में अजय राय जी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि उनकी उम्र योगी जी के आसपास ही होगी। पांडे जी, सवाल करता हूँ, इराक पे जवाब देते हो, ईरान नहीं, पे मैं सवाल बिल्कुल पूछता हूँ, सही जवाब चाइना दे रहा का हूँ। पहुंच जाते हो कनाडा। हमारे यहाँ ब्रजेश बदलोगे जी, या यहाँ मुझे क्लैरिटी दे दो, बात खत्म। हाँ। इन्हीं लोग के साथ बढ़ोगे? कह दो हाँ। नहीं, जिसका जो मेरिट है, मेरिट के आधार पर बढ़ रहे हैं। अजय राय जी कम उम्र है उनकी, लेकिन मेरिट है, वो प्रदेश अध्यक्ष है। इसके पहले ब्रजलाल खाबरी जी थे, कम उम्र के देखो, थे। यंग उसके लीडरशिप- पहले अजय लल्लू जी थे, उनकी भी उम्र कम थी। हैदराबाद में यंग लीडरशिप दी, देखो करिश्मा हुआ ना। हाँ बिल्कुल। तो ये क्यों फिर इनको भोपाल और जयपुर, ये क्यों कंधे पे लेके दौड़ रहे हो? नहीं ब्रजेश जी, भूपेश बघेल जी की बात कर लीजिए, इसके पहले वो मुख्यमंत्री थे, उनकी उम्र कम थी। अशोक गहलोत जी की ज्यादा थी। अशोक गहलोत नहीं, जी मैं समझ सकता 4 हूँ। बार मुख्यमंत्री बने। आपको 4 डर लगता बार वो होगा सरकार दिग्विजय, लाने में कमलनाथ सफल और रहे। अशोक गहलोत का नाम लेने में हो सकता है घबराहट हो रही हो। ना, बात वो नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ मेरिट चलता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनाने बिगाड़ने का खेल नहीं चलता। अब योगी जी को हटाने की चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में कि इनको हटा के अपने घर दूसरे की को चिंता लाया नहीं, जाएगा। बीजेपी में घुसे यहाँ जा रहे। पर भारतीय जनता मैं आपके पार्टी- मित्र अनूप संडा को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या ये वक्त है कि अब यंग लीडरशिप को नेतृत्व दिया जाए, कमान दी जाए? और बीजेपी ने जो प्रयोग किया, और कांग्रेस ने भी 1-2 जगह प्रयोग किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, और उनको देखो तेलंगाना में भी परिणाम मिला। ये वक्त परिवर्तन का है। अब तमिलनाडु में देखो, नेतृत्व परिवर्तन की आहट मिल रही है। कश्मीर देखो, लीडरशिप चेंज हो रही है। चले जाओ आप नॉर्थ ईस्ट, लीडरशिप बदल रही है। बिहार, लीडरशिप बदल रही है। बीजेपी ने इन 3 राज्यों में बदल दिया। दिल्ली, पंजाब, यंग लीडरशिप। उत्तर प्रदेश देखिए उदाहरण, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ। तो सामने लाने का काम किसी ने नहीं किया है। आपने स्वयं चर्चा की कि माननीय अखिलेश यादव जी 39 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उसके करीब काफ़ी लंबे समय से सांसद भी थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास का एक चीज मैं और जोड़ दूं, फिर आप जवाब कंटिन्यू करिएगा। यूथ को जितने मौके मुलायम सिंह देते थे, शायद उस वक्त कोई नहीं देता था। अब लोगों को यूथ याद आए हैं। बिल्कुल। मुलायम सिंह अपने कार्यकाल में यूथ को बहुत आगे बढ़ाते। मैं ब्रजेश भाई आपको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस दिशा में बहुत सकारात्मक पहल की थी और बड़ा जज्बे से और बड़ी खतरों से खेलने के और नए प्रयोग करने में उनका कोई जवाब नहीं था। उसके पहले भी समाजवादी आंदोलन में याद दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा से ऐसा रहा है कि 1948 में जब सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की उम्र मात्र 38 वर्ष थी, जयप्रकाश नारायण जी की उम्र मात्र 46 वर्ष थी। तो समाजवादी तो हमेशा युवा शक्ति को लेकर के आगे बढ़े हैं। यहाँ जिस विषय पर आप कर रहे हैं, और मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि बहुत ऐसा विषय आपने चुना है कि जो लीक से हट कर, थॉटफुल है। हाँ, थॉटफुल है। यहाँ एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि अनुभव की विराटता को भी आप नकार नहीं सकते। नहीं, वो वैचारिक धरातल पे रखिए, साथ में सलाहकार रखिए। मैं बता रहा हूँ ब्रिजेश भाई, 72 वर्ष की उम्र में सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने थे
और भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम दर्ज है कि उन्होंने भारत की 562 रियासतों को मिलाकर के एक अखंड हिंदुस्तान बनाया। जवाहरलाल नेहरू जी की उम्र भी उस समय 57-58 साल थी। तो मेरा ये कहना है कि परिपक्व उम्र के लोग अच्छा काम नहीं कर सकते, ये बात कहना उचित नहीं सर, है। आप मेरी बात गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बात समझ, मैं आपने जो उदाहरण बात के साथ कह रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओल्ड गार्ड्स अच्छा काम नहीं करते सर। इस देश का इतिहास है और आप मध्यकाल में जाओगे ना, 65 साल की उम्र में शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का बादशाह बना था, जब लोग चारपाई पकड़ लेते हैं। दरअसल उसमें और इसमें फर्क यह है कि तब तलवारों से फैसला होता था, वोटों से फैसला होता है जी। और एक चीज मैं इसमें जरूर आपकी बात से सहमत हूं कि युवा ऊर्जा जो है, समाजवादियों ने युवाओं को क्यों ज्यादा स्थान दिया कि समाजवादी पार्टी संघर्षों से उपजी हुई पार्टी है। हमारे नेता आप जानते हैं कि डॉक्टर लोहिया और उसके लेकर के नेताजी मुलायम सिंह यादव तक, माननीय अखिलेश यादव तक, हर तीसरे चौथे महीने कोई नया संघर्ष एक खड़ा करते थे किसी एक नए मुद्दे को लेकर, और युवा शक्ति उसमें लड़ती थी, उसका नतीजा निकलता था। मैं आना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तनों की बात हो रही है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं ईमानदारी से कहूं कि शतरंज की बिसात पर मनचाहे मोहरे चलने का एक विकल्प है, क्योंकि उनके पास सत्ता है और मजबूती के साथ आज की तारीख में। इसलिए और जिन युवा चेहरों को वो स्थान दे रहे हैं, अभी आप में से किसी ने कहा था, शायद आपने नहीं कहा था, कि क्या संघ की पृष्ठभूमि से आए लोग, एक समानता है सारे चेहरों में। उनके सबके पुराने भाषणों की जो क्लिप्स आई हैं सोशल मीडिया पे, उग्रता और नफरत की भाषा बोलने की योग्यता उन लोगों में ज्यादा है। तो ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को दिशा में ले जाना चाहिए। मैं क्यों कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सांगानेर में पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा, जिसको कोई कार्यालय में नमस्ते नहीं कर रहा था, जब विधायक दल की बैठक में जा रहे थे 8वीं कतार में, नमस्ते कोई नहीं ले रहा था, और बंदा जब विधायक दल का नेता चुन के निकला, सारे लोग सजदा कर रहे थे। एक कार्यकर्ता को पहले विधायक फिर चीफ मिनिस्टर। सर जानते हो क्या है ग्राउंड पे होता क्या है, लोगों में उम्मीद जगती है कि एक दिन मैं भी वहां पहुंचूंगा। बिल्कुल, मैं स्वयं एक बात अक्सर अपने साथियों से कहता हूं कि राजनीति सांप सीढ़ी का ऐसा खेल है कि जिसमें 90 पे जा करके लोगों को सांप डसता है, वो 5 पे आ जाते हैं, और 9 पे खड़ा आदमी एक 99 पे पहुंच जाता है। सर जब डसना हो डसे, अब वो आदमी जिंदगी भर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ही भी कहलाएगा अगर हटा भी दिया गया। मैं बिल्कुल देखिए अवसर मिल गया ना। लेकिन इसका ये भी निहितार्थ लगाया जाना चाहिए कि अगर भाजपा ने किसी युवा चेहरे को घोषित करके चुनाव लड़ाया होता, तब ये निहितार्थ हम निकाल सकते थे। सर मेरा सपोर्ट करो, मैं आप लोग के लिए लड़ रहा हूं। मैं ब्रजेश भाई आपके आप सबको मुझे आपके साथ थोड़ी सी अपनी विचार कह करके अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करा। लेकिन एक बड़ा मजेदार सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है जी। भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरों को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है, और आपने भी मार्गदर्शक मंडल का भी जिक्र हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश की राजनीति में 2013 में आए थे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी चेहरे के तौर पे, तब उनकी उम्र 63 साल थी। अगला चुनाव होगा तो उनकी उम्र होगी 74 साल। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मार्गदर्शक मंडल में भेजेगी, या माननीय प्रधानमंत्री जी को ही देश अभी बर्दाश्त करेगा आने वाले समय में? ठीक है, मैं बीजेपी वालों से पूछ लूंगा। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन वो करिश्माई ताकत ना नरेंद्र मोदी के भीतर ही है। बिल्कुल ब्रजेश भाई, देखिए मैं चेन्नई में भी उनको उतना ही है, तमिल कश्मीर में भी है। आप देखो जब धारा एकदम विपरीत थी, पलट दी बाजी ना। इसी को तो कहते हैं करिश्मेटिक लीडरशिप। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे उठा करके जिनमें भावनाएं लोगों की भड़कती हों। सर दूसरे राउंड में आपके बाकी विचार ले लूंगा, थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अंकुर सक्सेना, एक अंतिम बात करूं, इसलिए बात कहना चाहता हूं कि किसी की सफलता से ही, चुनावी सफलता से ही उसको इस बात का पैमाना नहीं मान लिया जाना चाहिए कि वो राष्ट्र। मैंने नहीं कहा कि बीजेपी से आप, मैंने डिबेट में पहले ही राइडर लगा दिया था कि ऐसा नहीं कि आप उनको कॉपी करो, पर जो परिवर्तन हो रहे हैं ना उनको ऑब्जर्व करिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य। मैं अंकुर सक्सेना को इनवाइट करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अंकुर जी आपका शुक्रिया। आपके यहाँ भी यंग लीडरशिप है, क्या आप चाहते हो कि आपकी पार्टी भी इस बात को क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है कि अब वक्त बदल रहा है, अब पुराने लोगों को वैचारिक धरातल पर या वैचारिक प्लेटफॉर्म पर रखकर अब यंग लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए सभी पार्टियों को? ब्रजेश जी, सीख लिया आपने?
ब्रजेश जी, सर्वप्रथम तो इस टॉपिक को उठाने के लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो स्वयं में यंग है। आज की डेट में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर एज काउंट किया जाता है तो 44-45 के करीब वो बैठते हैं। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व यंग है तो निश्चित रूप से उसने जो कार्य पद्धति अपनाई है वो युवाओं के हिसाब से अपनाई है। और आप देख रहे होंगे आज की डेट में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा विभिन्न जगहों पर भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खिलाड़ियों के लिए उनके द्वारा अपनी जो सांसद निधि है उसका निरंतर प्रयोग किया जा रहा है। आपके सम्मानित चैनल पर एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जहां युवाओं को प्रोत्साहन दे रहा है, युवाओं को उत्साहित कर रहा है, वहीं पर कहीं ना कहीं वो जो हमारे यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे यहाँ केंद्रीय कमेटी है, उसमें त्रिलोक त्यागी जैसे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी हम लोगों के लिए प्रयुक्त करने के लिए, मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नेता का एक अचीवमेंट आप भूल गए, मैं आपको याद दिला देता हूं। आपके नेता ने पार्लियामेंट में डिमांड की थी कि 21 साल की उम्र में चुनाव लड़ने का मौका यूथ को मिलना चाहिए। ये बहुत अप्रिसिएशन वाला काम। जी जी बिल्कुल, मैं उसका आप भूल गए, मैं याद दिला दे। सर मैं आगे आ रहा था, आपने शुरुआत कर दी, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और आपके सम्मानित चैनल पर जब मैं डिबेट अभी कर रहा था और युवाओं वाली जानकारी हुई और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं लगातार युवाओं की बात कर रहे थे और ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए है और जो संरक्षक मंडल बनाया है या भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको दूसरी जगह मौका मिलेगा या उनका मार्गदर्शन प्राप्त तो आपको करेंगे। क्या लगता है आलोक अवस्थी यंग है अभी? सर आप मैं चश्मे पे मत जाओ भाई। नहीं सर, आपने उसी यंग टॉपिक को आदमी है, कैच कर अभी लिया। 50s में है। मुझे लगा कैसी आपको बातें यूथ करते हो? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा जो डिबेट में हम लोगों को बात रखेगा और आलोक जी अपना स्थान लेकिन आलोक जी यंग आदमी है, जी जी पत्रकार रहे हैं, आपको भी पता नहीं शायद। जी जी सर, राजनीति यंग है, अभी 50s में है। ओके सर, ठीक है, आपकी बात का बहुत बहुत ऑलराइट, मैं कालीचरण स्नेही जी को आमंत्रित करता हूं। कालीचरण जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त मैं राजनीति में परिवर्तन देख रहा हूं कि एक नई पीढ़ी अब नेतृत्व को संभाल रही है और कई राज्यों में ऐसा होते हुए हम अपनी आंख के सामने देख रहे हैं। बीएसपी ने भी अपने नेतृत्व परिवर्तन में उत्तराधिकारी का ऐलान आकाश आनंद के रूप में किया है। आप मानते हैं कि ये सही फैसला है या फिर अभी लीडरशिप चेंज करने का वक्त नहीं है, अनुभवी लोगों को ही कमान देकर रखनी चाहिए? आदरणीय मिश्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया। ये डिबेट भी बहुत साम्यक आपने रखी है। मैं अपने तमाम साथियों के विचार सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा और आपने अपना जो ओपनिंग दिया है वो तो बहुत शानदार देते ही हैं आप। देखिए, बहन जी ने जो आकाश आनंद जी को जो सौंपा है वो स्वाभाविक रूप में सौंपना तो उन्हीं को था, लेकिन हाँ ये है कि शायद पार्टी जिस स्थिति में आई है तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद जी को ला करके वो ये जो प्रगति होगी तो उनके खाते में डालने की उनकी मुहिम हो सकती है। और स्वाभाविक रूप में जो भी भारत का जो कल्चर है वो इस तरह का है कि वो इसी तरह से विश्वास करते हैं। आकाश आनंद के अंदर वो करिश्मेटिक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिकल स्किल है कि वो यूपी जैसे या इस देश के कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझ सकें? देखिए, वक्त सब समझा देता है, मौका मिलता है तो सब समझ जाते हैं। हाँ, ये बात आप जानते ही हैं कि जब राजीव गांधी जी तो अब एकदम अलग पेशे से आए थे, उनकी रुचि भी नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो परिस्थितियां बनती हैं और माहौल जो है सब सिखा देता है, वक्त सब सिखा दे। और यद्यपि वो MBA करके आए हैं लंदन से, तो स्वाभाविक रूप में उनको ये सब पता है किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। और भारत की परिस्थितियों में आखिरकार पले बड़े तो यहीं हैं वो, और सब देखते रहे, नज़दीक से देखते रहे, परिवार में राजनीति हो रही थी तो सब देखते रहे। शुक्रिया सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में तो ऐसा कुछ आपके अन्य विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। KP मलिक जी, जाने माने पत्रकार, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, आपका शुक्रिया। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सर बदलाव का दौर है और राजनीति में 5G की एंट्री हो रही है? आप भी वही महसूस कर रहे हैं या फिर अभी अनुभवी नेताओं के हाथ ही कमान रखनी चाहिए? आप क्या ओपिनियन रखते हैं? नहीं ब्रजेश जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में ये राजनीतिक प्रयोगशाला में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, इससे तमाम विपक्ष सत्ते में है। खासकर अगर हम कांग्रेस को देखें और तीनों राज्यों में जिस तरह के नतीजे आए हैं, इससे कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस ने सोचा ही नहीं था कि नतीजे इस प्रकार के आएंगे। इसमें दो चीजें हैं, जिस प्रकार से यहाँ अन्य प्रवक्ताओं ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया।
कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्रियों के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। और सबको मालूम था कि जरूरी नहीं है जो पुराने मुख्यमंत्री के दावेदार भारतीय जनता पार्टी में है वो बनेंगे। और हम तो मान के चल रहे थे कि तीनों लोग बनेंगे ही नहीं। तो मैं तो चैनल पे भी कई जगह कह दिया था कि पुराने लोग बिल्कुल नहीं बनेंगे, और वो चीजें हुई। लेकिन हमें हैरानी उससे भी ज्यादा ये हुई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समीकरण बना के तीन लोगों को अलग अलग जाति और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से एक समीकरण बना के इन लोगों को बनाया है। तो इसमें निश्चित तौर पे जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को दिमाग में इसको रख सर के विपक्ष ये को रणनीति किस चल तरह रही है। की सीख लेनी चाहिए? और मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को कॉपी करिए, पर लेकिन कहीं परिवर्तन हो रहा है तो उस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, अगर हम मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ही बात करें तो इसमें जितने भी पुराने अनुभवी या पुराने वरिष्ठ नेता कांग्रेस में हैं, तो वहां हमें लगता है कि जो सेकंड लाइनर नेता हैं उनकी एक कमी देखी गई है तमाम स्टेट में। अगर आप राजस्थान की बात करें, वहां किसी भी कीमत पे अशोक गहलोत छोड़ने को तैयार नहीं थे, और कैप्टन को आगे आने को या उसको सहयोग करने को या उसके अलावा किसी तीसरे युवा नेतृत्व को आगे आने देने में उन्होंने रोक लगा रखी थी। ऐसा लोगों का मानना है। कांग्रेस के अंदर खाते जिनसे हमारी बात होती है उनका भी यही सर, मैं मानना है कि आलोचना जो के पुराने दृष्टिकोण से भट्टाधी- नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखिए पंजाब कैप्टन को लगातार बना के रखा, नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस वाइप आउट, बाहर हो गई। आप चले जाइए राजस्थान, देखिए अशोक गहलोत का दबाव में पार्टी का क्या हाल हुआ, कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने क्या किया। ब्रजेश जी, मेरा कहना भी वही है कि देखिए, आपको हमेशा सेकंड लाइनर नेताओं की तैयारी करके रखनी होती है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल ही नहीं है, ये तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन बहुत कम है। और उसका कोई ऐसा नहीं है कि परिवारवाद से ही सारी चीजें चल रही, वहां कई तमाम लोगों को मौका मिलता है। अगर आप शुरू से देखें, अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, जो हमने अपने वरिष्ठों से सुना है, अडवाणी जी को भी जब मौका मिला था तब भी वो युवा थे, उसके बाद वाजपेयी जी आए, उनको बहुत पहले मौका मिला। तो तमाम लोग तो सर, मैं एक जुड़ते विषय जाते देखिए, हैं। आप उत्तर प्रदेश का अगर संदर्भ देखें, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल, आकाश आनंद, चंद्रशेखर, आप कितने भी उठाकर लीडर्स देखें ना, सब 50s में आपको मिलेंगे। यंग लीडर से भरा हुआ है यूपी। जी ब्रजेश जी, देखिए यंग से भरा हुआ है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी से अलग एक चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस और उसके तमाम संगठन हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उसका हमें लगता है कि दूसरे जो सियासी दल हैं उसमें कमी मिलती है। वो मंचों पे, वो हर जगह मैं सहमत हूं आपसे दिखाई सर। देंगे। डिबेट के दूसरे लेकिन चरण में आपसे इस बिंदु पर सवाल जरूर करूंगा कि ग्राउंड पर आरएसएस की भूमिका और बीजेपी का उससे क्या फायदा हो रहा है, उस विषय पर आपसे आगे ओपिनियन लेंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी ही आज इस मुद्दे को लेकर आज सुबह मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, तो ये तय हुआ कि इस पर डिबेट की जाए। वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो बदलाव हो रहा है पीढ़ियों का, और जो नया नेतृत्व आ रहा है 5G, इससे क्या परिवर्तन होंगे, परिणाम किसके हक में जा रहा है, और क्या ये वक्त है कि अब अनुभवी नेताओं को थोड़ा उनके विचार मंडल में भेजकर नेतृत्व राज्यों में या रीजनल पार्टीज़ को या बड़ी पार्टियों को भी नए नेतृत्व को बढ़ाना चाहिए, यंग लीडर्स? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई नेतृत्व, कोई हाई कमान इतनी हिम्मत रखता है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री हो और उसके नेतृत्व में चुनाव जीत भी गया हो और उसको हटाकर नया मुख्यमंत्री बना दे, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और कहिए कि पार्टी पर और उनके जो करिश्माई नेतृत्व है, दोनों पर पकड़ माना जा सकता है। भाजपा ने 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों में जहां उनके मुख्यमंत्री थे, उसके दावेदार थे, उनको हटाकर नए लोगों को वो लाई। तो ये मोदी युग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भाजपा देख सकती है। लेकिन दूसरी ओर जब आप देखेंगे तो जो दल हारे, उनके यहाँ पर हार की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तो जवानी और बुढ़ापे का जो अंतर है, वो सियासत में भी इस बात की डिमांड करता है कि जब जो व्यक्ति असफल हो गया है, उम्र के पड़ाव को पार कर रहा है, ऐसे लोगों में बदलाव लाना चाहिए।
जो लोग ताकत में रह के बदलाव ला रहे हैं तो और जो लोग हार रहे हैं वो बदलाव पर उनको मंथन करना चाहिए। कमलनाथ हो जिन्होंने कहा कौन अखिलेश व अखिलेश, और दिग्विजय का पूरा परिवार हार गया। टीएस सिंहदेव 80-85 साल के हो गए, शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, बैठे थे वहां भाजपा वाले में। वसुंधरा राजे, तमाम सारे लीडरशिप, अशोक गहलोत, ये सब कांग्रेस के जो ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया। अब ये लोग कांग्रेस को समाप्त कर चुके हैं अपने राज्यों में, और इनके अंदर भी ऊर्जा समाप्त है, खाली ये नाम का खा रहे हैं। तो कितने दिन नाम का इनको खिलाया जाएगा? इस पर कांग्रेस की चर्चा इसलिए कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, जहां क्षेत्रीय दल नहीं है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक वहां कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को ज़्यादा सोचना चाहिए। ब्रजेश जी, इस्तीफा लेना ना लेना ये पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र है, उनका अपना जो भी नीति है, लेकिन सवाल जवाब इसीलिए उठते हैं कि चूक कहाँ हो रही है। इंदिरा गांधी के बारे में तो कहते थे लोग कि वो रात में पौधा लगाती थी और सवेरे उखाड़ कर फिर देख लेती थी कि कहीं इसकी जड़ तो गहरी नहीं हो गई है। तो जिस पार्टी में एक ज़माने में जनाधार वाले नेताओं को साफ कर दिया गया हो, जनाधार वाले नेताओं को हटाकर रबर स्टैंप नेताओं को आगे बढ़ाया गया हो, उन पार्टियों का हश्र बुरा होता है आगे चलकर, और इस बात को लोगों को जानना होगा। अगर खुर्राट लोगों से मुक्ति नहीं ले सकते हैं आप, तो फिर आप नई लड़ाई, नई ऊर्जा कैसे पैदा कर पाएंगे? अपने यहाँ कहा जाता है कि जो बचपन और बुढ़ापा होता है, इन दोनों को जवानी की हमेशा ज़रूरत रहती है, सहारे की। तो ये बात साफ है कि जवानी बहुत ताकतवर मानी गई है। नई पौध, नए लोग, नए विचार, नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सियासत में भी सब चीज़ें नई हैं और उसी हिसाब से लोगों को चलना पड़ेगा। तो जवाबदेही तो कांग्रेस को तय करनी चाहिए अपने लोगों पर, क्योंकि जो लोग समीक्षा नहीं करते अपनी, जो लोग अपनी कमियां नहीं ढूंढते हैं, वो फिर आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं और ना उनके साथ लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर कांग्रेस ये हिम्मत जुटा लेती है तो इसी बहाने उसकी कुछ चर्चा हो जाएगी। ब्रजेश जी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि मुखौटा, रबर स्टैम्प नेताओं को लोग पसंद करते हैं। देखिए, जब किसी पार्टी में किसी व्यक्ति का एक छत्र राज हो जाए और उसके नाम पर पूरे देश में वोट हो जाए, तो वो किसको कहाँ बैठाता है, इस पर बहुत ज़्यादा जनता ध्यान नहीं देती है। जनता अब नेताओं से ईमानदारी की उम्मीद करने लगी है, और शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, परिणाम दे रहा है, तो फिर जनता उसके नाम पर वोट दे रही है। सियासत को भी एक प्रयोगशाला ही माना जाता है जी। और यहाँ पर जातीय समीकरण का, ईमानदारी का, मैसेज का, जिनके पास अच्छा समायोजन है, घालमेल है, वो लोग कामयाब होते हैं। तो ये बातें लोगों को समझनी पड़ेगी, राजनीतिक दलों को, कि परिवर्तन के साथ आगे बढ़िए। ये जरूर है कि मोदी राज में बीजेपी बहुत चमकी, लेकिन आज जो 3 मुख्यमंत्री नए बने हैं, इनके इतर भी आप एक मुख्यमंत्री देखिए उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, बहुमत की सरकार के हैं, और वो देश में बीजेपी का एक बड़ा भविष्य है, एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि उनकी उत्तर प्रदेश के बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है और कहिए तो लोकप्रियता भी बहुत है। यूपी तो यूपी से ज़्यादा उनकी बाहर है। तो ये क्या है, बीजेपी ने एक मौका दिया, एक नया नेतृत्व उभारा, अब वो राष्ट्रीय फलक पर बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड और वो चमक बिखेर रहे हैं। तो ये एक 3 राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश भी एक प्रयोगशाला और उत्तर प्रदेश भी एक उदाहरण है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन कहते हैं कि कौन तुम्हें समझाए कि दर्द दिल में नहीं जिंदगी में है, और जिसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं खुदा की बंदगी में है। तो बंदगी तो करना पड़ेगा। लेकिन शिवराज सिंह के बारे में जानकारी मिली कि आज वो खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे, मटर बो रहे थे, चना बो रहे थे,
ऐसा लगता है कि शायद अगले मंत्रिमंडल के केंद्रीय विस्तार में उनको कृषि मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वहीं के कृषि मंत्री थे तोमर साहब, वो वापस आ चुके हैं। जी वीरेंद्र जी, तो ये एक सब तमाम तुकबंदियां हैं, जानकारियां हैं। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जो भाजपा और कांग्रेस ये आपस में लड़ती हैं, उनके लिए है कि गलतियां जब दूसरों की गिनाया करो तो पहले खुद के गिरेबां में झांक कर आया करो, और आईना जब भी अपना उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, जिन 3 राज्यों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने जीते, अगर तेलंगाना अलग कर दें तो यहाँ 66 सीटें हैं पार्लियामेंट की, और उनमें से 62 सीटें लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीत चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस या विपक्षी दलों को वोट नहीं मिला है, यहाँ पर पहले के मुकाबले उन्हें वोट अधिक भी मिला है। और अगर तेलंगाना के वोट मिला दें इन 4 राज्यों में तो कांग्रेस को 10 लाख वोट बीजेपी से अधिक भी मिला है। बीजेपी के लिए ऐसा नहीं कि 2024 कोई केकवाक है, उनके लिए भी पता है, क्योंकि वो मैक्सिमम सीटें 2019 में जीत कर आए हैं। अब उनको चैलेंजेस फेस करने हैं 2 तरह के, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी। कांग्रेस या अपोजिशन अब इन राज्यों में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कोई लाइबिलिटी पे नहीं है। और अभी का जो परिणाम आया है, बीजेपी ने ये जो सेटिंग्स की हैं, इन लोगों को बिठाया है, ब्राह्मण, ओबीसी, आदिवासी, यंग फेसेस को, ये 2024 का भी इनके दिमाग में कंसेप्ट है और पुराने लोगों को भी नेपथ्य में भेजने का है। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, मुझे आप बताइए कि क्या ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि ये लोग रबर स्टैम्प की तरह काम करेंगे, यंग लीडर्स भले हैं, इनके पास कोई अनुभव नहीं है, और आपके पास पुराने लीडर्स बहुत हो गए थे, गुटबाजी बहुत थी, शायद उनको किनारे लगाने के लिए इस तरह के नए फेसेस के नाम पर इन सबको इंट्रोड्यूस किया है आपने? ब्रजेश जी, ये है बहुत छोटा करके दिखाना है नेतृत्व को कि रबर स्टैंप होंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार बनाए गए थे, नए नेता थे, क्या वो रबर स्टैंप की तरह से उन्होंने काम किया है? जितने भी हमने नए लीडरशिप बनाया, ये बहुत बड़ी बात है ब्रजेश जी। देखिए, आपको मैं एक देता हूँ आपके दर्शकों के लिए भी। योगी जी को मुख्यमंत्री जी बनाया गया, उन्होंने अपने सुशासन और क्या कहते हैं क्राइम को कंट्रोल करके और उद्योगों को के लिए रास्ता खोल करके दूसरी बार बहुमत की सरकार लेकर के आए। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब हमने गुजरात में 6 बार की सरकार रहते हुए, एंटी इनकम्बेंसी रहते हुए, हमने नया मुख्यमंत्री दे दिया वहां पे, और 7वीं बार वही मुख्यमंत्री जिता करके ले आया। तो नई लीडरशिप हम जब चेंज करते हैं तो हम दोबारा से फिर से सत्ता में हम आ रहे हैं, चेंज होता है, जनता को भी एक नयापन दिखता है। आप बनोहरलाल खट्टर जी को लीजिए, उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव हुआ, दोबारा से जीत करके आए। प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में ले लीजिए, दोबारा हम जीत करके आए, उनके नेतृत्व में हमने नया नेता दिया था वहां पे। इसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को भी हमने जब मुख्यमंत्री बनाया था, शिवसेना हमारे साथ में थी, दोबारा जब चुनाव हुआ देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हुआ, शिवसेना और बीजेपी युति को बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना किसी कारणों से अपने स्वार्थ से अलग गई, लेकिन हमारी सरकार के, हमारे नेता के पर मोहर लगी थी। आप मानिक साहा को लीजिए त्रिपुरा में, सर उनको हमने उनको चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, मानिक साहा डिप्टी, अरे नहीं, वो पार्टी की योजना है। देखिए, हमारे यहाँ वही मुख्यमंत्री जो सरकार में था, जिसको लोग सोच रहे थे मुख्यमंत्री होगा, लेकिन पार्टी के निर्देश पे वो डिप्टी सीएम भी बने। तो व्यक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। देश के लिए हम क्या योगदान मैक्सिमम दे सकते हैं और किस कार्यकर्ता से क्या काम लेना है, ये बीजेपी का नेतृत्व जानता है। आप पुष्कर सिंह धामी को ले लीजिए, उत्तराखंड के अंदर उनको नेतृत्व दिया गया चुनाव से पहले, उनके नेतृत्व चुनाव हुआ, दोबारा से सरकार में पहले से अधिक सीटें लेकर के हम आए। उसी तरीके से आप कई राज्यों में इसी तरीके से हम नया नेतृत्व। सर मुझे खट्टर जी को छोड़कर जनता ने भरोसा दिया, तो कोई पुराना लीडर मुझे चीफ मिनिस्टर दिख नहीं रहा सर। देखिए, खट्टर जी भी बहुत पुराने, वो बात अलग है कि उनकी संघ में और संगठन मंत्री रहते हुए काफी उन्होंने काम किया, लेकिन लीडरशिप के मामले में तो अभी वो दूसरी बार के ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव जिता करके लाए हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है, हमारे जो सरकार होती है सुशासन और गरीब कल्याण, इन योजनाओं पर केंद्रित रहती है, ईमानदार नेतृत्व होता है, जनता को भरोसा होता है। अच्छा, मैं सीधे आप उदाहरण देख लीजिए, आप घुमा के पूछने की बात नहीं, सीधे जी मेरी बात सुन लीजिए। क्या अब सीनियर लीडर्स को बीजेपी में चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ, हमने फिर कहा,
हर नेता का सम्मान है, हर नेता के लिए काम है। तो पार्टी जिस समय सोचेगी, उनको जो उनके हिसाब से, उनको उनके कद के हिसाब से उनको काम मिलेगा सबको। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात कहना चाहता हूं ब्रजेश जी। क्या कारण है कि कांग्रेस की कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है? क्योंकि उनके नेताओं पर इतने आरोप लग जाते हैं कि जनता भरोसा नहीं करती है। अखिलेश यादव एक नेतृत्व नया आया था, मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को दिया था, लेकिन अखिलेश यादव को 2 साल सत्ता संभालने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी साफ हो गई, 5 लोकसभा सीटों पर पहुंच गई। उसके बाद से जनता ने कोई भरोसा नहीं किया, हर चुनाव में उनको हराया। तो नेतृत्व को सफल होना भी उसके किए हुए कामों पर निर्भर करता है कि वो कैसा नेतृत्व है, कैसी उसकी छवि बन रही है जनता के बीच में। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। क्या ये सही वक्त है कि अब नई लीडरशिप को आगे लाकर कांग्रेस को नए लोगों को मौका देना चाहिए ताकि आप राजनीति में एक नई चेतना ला सकें अपनी पार्टी के लिए? ब्रजेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके लिए बाकायदे नियम, कानून और पार्टी का संविधान तक बदला है। उदयपुर में जो हमारा संकल्प था उसमें यह था कि हम 50% पार्टी के पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे और इसके लिए पार्टी ने उदयपुर संकल्प में अपना संविधान भी बदला था। ये तो अभी की बात है, लेकिन इसके पहले जिस अशोक गहलोत जी की बात हो रही, मैं बता दूं, मोदी जी 1950 में पैदा हुए और अशोक गहलोत जी 1951 में, यानी कि अशोक गहलोत जी मोदी जी से 1 साल छोटे हैं। अब अशोक गहलोत जी ओल्ड गार्ड हो गए और मोदी जी ओल्ड गार्ड नहीं हुए। देखिए, इसके अलग अलग मायने हैं। सचिन पायलट जी 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे, 33 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बन, 38 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे और 41 साल की उम्र में लोगों को डिप्टी सीएम बन गए थे। मौका दोगे या अशोक गहलोत ओके फाइन? नहीं, आपकी पार्टी हमने, देखिए, नहीं ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने, मैं यही तो कह रहा हूं कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाया। राजीव गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज अ ओल्ड कंट्री बट इंडिया इज अ ओल्ड नेशन बट यंग कंट्री। ये राजीव गांधी जी ने कहा था और इसको आधार बनाकर उन्होंने 21 सर, भोपाल जयपुर की तरफ देख लो एक बार, यही वाला डायलॉग। ब्रजेश जी, ये पूरा हो जाए। 21 थोड़ा साल का अभाव है, नहीं, मैं समझ गया। 21 साल की उम्र का मतदाता का जो पहले था लिमिट, उसको घटा के 18 साल कर दिया था। अरे आप ही के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने, आज थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का और बुजुर्गों का, अब ये सही दोनों का समावेश किया हुआ है। नेतृत्व में यंग लोगों का समावेश किया जाए, सॉलिड वक्त है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मैं बीजेपी की कॉपी की बात नहीं कह रहा हूं, पर यह वक्त है कि यंग्स को आगे बढ़ाइए। देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया का जिस तरीके से समाज में प्रभाव बढ़ा है और जिस तरीके से समाज में लगातार परिवर्तन की गति बहुत तेज हुई है, उसको देखते युवा पीढ़ी जिस तरीके से उनके अंदर जो ऊर्जा होती है, जो संघर्ष की क्षमता होती है और जो शारीरिक क्षमता होती है, उसको देखते हुए निसंदेह युवा जो है वो हमेशा से किसी भी काम को चरितार्थ करने में, किसी भी रणनीति को कार्यरूप देने में तो जल्दी सफल होता है। वो एक हम लोग जब आंदोलन किया करते थे समाजवादी विजन स्वाम, तो नारा एक लगा करता था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी विचारधारा ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवा नेतृत्व को, युवा कार्यकर्ताओं को वरीयता दे करके उनको आगे बढ़ाने का, उनका मनोबल बढ़ाने का और सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी इसी दिशा में काम करते हैं। थैंक यू। अंकुर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी अधिकांश टिकट यंग लोगों को देगी, हम इस पार्लियामेंट में एक्सपेक्ट करें? हालांकि आपके यहाँ टिकट मांगने वाले जो दावेदार हैं वो 70 साल से लेकर 90 साल तक के ज़्यादा हैं। देखिए माननीय ब्रजेश जी कि सबसे बड़ी बात तो ये टिकट देकर आप लोग दिखाना कि कितने यंगस्टर्स को मानते हो। ब्रजेश जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि टिकट देने का जो निर्णय होता है वो केंद्रीय नेतृत्व का होता है और आज की परिपाटी में चूंकि हम लोग इंडिया गठबंधन के बैनर तले इलेक्शन लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य जो है 2024 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करना है या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है उससे प्रदेश की जनता को मुक्त कराना है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन के समय जो भी हमारे लिए कैंडिडेट मजबूत होगा और आम जनमानस की भावनाओं पर खरा उतरेगा, केंद्रीय नेतृत्व उसको टिकट देगा। शुक्रिया। मैं कालीचरण जी आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल्ड कास्ट समाज की पॉलिटिक्स है, दलित राजनीति है, 2 नए चेहरे उभरे हैं। एक अपनी क्षमता, अपनी संघर्ष के दम पर आगे बढ़े, परिणाम भले ही न ला पाए हों, चंद्रशेखर आज़ाद,
दूसरे आकाश आनंद, जिनको विरासत में उत्तराधिकार मिला। आप जब इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आप क्या पाते हो? अब देखिए, आकाश आनंद जी की तो पारी अभी आरंभ हो रही है और बहन जी मार्गदर्शन में उन्हें काम करना है, बहन जी के मार्गदर्शन में। अब ये तो अभी हम सबको देखना है कि क्या होगा। लेकिन हाँ, जब जैसा कि अभी समाजवादी प्रवक्ता ने कहा कि जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर चलता है, तो ये केवल एक पार्टी पर नहीं सारी पार्टियों पर लागू होता है। वो तो लंदन से सब कुछ का एजुकेशन लेकर के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से माननीय अखिलेश जी पढ़ कर के आए हैं। तो स्वाभाविक रूप में हमें ये आशा रखनी चाहिए कि जो नया नेतृत्व, क्या उन दलित आकांक्षाओं की पूर्ति चंद्रशेखर को कर सकते हैं जिस सड़क के आंदोलन को कांशीराम जी ने खड़ा किया था? देखिए, सड़क पे आंदोलन केवल इसलिए नहीं करना है कि हम जो है, देखिए हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। सारा दलित समाज अधिकांश बाबा साहब को रोल मॉडल मानता है। बाबा साहब ने सड़कों पर उस तरह से उतर करके आंदोलन नहीं किया, ना जेलों में उन्होंने यह किया है। वो एक अपने माइंड से काम करते थे। हम लोग उनके अनुयायी हैं। तो दिमागी तौर पर, क्योंकि वो हमारे पास रोड पर जा कर के, सड़क पर जा कर के वो जनबल और धनबल भी नहीं, इसकी आवश्यकता होती है। वो हमारा बैकग्राउंड भी नहीं है कि हम उस सिचुएशन से आए कि जा कर के इस तरह का हो। हाँ, नहीं, जेल जाना, मुकदमे करवाना, सब कुछ ये सब मुश्किल काम होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो ये मुश्किल काम होता है। तो दलित वर्ग के लिए तो बाबा साहब का और तथागत का जो करुणा हो, दया वाला है कॉन्सेप्ट है। तो इसी कारण मैं देखता हूँ कि चंद्रशेखर जी से जो उम्मीदें थी वो इसी कारण नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो मार्ग है करुणा का, इसमें कोई दो राय नहीं कि चंद्रशेखर ने दलित यूथ की आकांक्षाओं को जागृत किया है। परिणाम कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा एक अलग विषय है। लेकिन उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, एक यंगस्टर पॉलिटिशियन होने के नाते मैं उनके उस काम के अप्रिशिएट करता हूं सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, असल में ये है कि देखिए, बहन जी भी जब नेतृत्व संभाला था उन्होंने, तो एकदम यंग ही थी और जब वो बोलती थी तो लोगों को लगता था समाज उनके पीछे चलता था। चंद्रशेखर भी युवा हैं, उनमें जोश है, खरोश है। थैंक यू सर। लेकिन होश भी हमें रखना चाहिए। केपी मलिक साहब, आप ये कुछ संघ के बारे में कुछ बता रहे थे, तो आलोक अवस्थी को बताइए, तो सुनना चाहते हैं। नहीं ब्रजेश जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ का पूरी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी पर रहती है। वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और आप कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे, जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं या योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बनी हो, उसमें भी संघ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन मैं उससे हटके एक बात यहाँ करना चाहता हूँ, जो अभी आपने कालीचरण जी से डिस्कस किया और कालीचरण जी उससे बचते हुए नजर आए। जो परिवारवाद का हमेशा आरोप बहन जी लगाती थी दूसरे सियासी दलों पे, एक तो वो फंस गई उसमें। दूसरा ये है कि अगर मैं उदाहरण आपको छोटा सा राजस्थान का बताऊं, वहां चंद्रशेखर की पार्टी को 3,62,000 वोट मिले हैं, जबकि बसपा को लगभग 2 लाख वोट मिले हैं। तो जबकि उनके साथ कोई सपोर्ट भी नहीं था। तो अगर बहन जी मायावती अपने ही परिवार के किसी सदस्य को बनाना चाहती थी, तो उनको भी एक सेकंड लाइनर या सहयोगी इस तरह के युवा चाहिए। और आज चंद्रशेखर के साथ जो दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोगों की एक फौज युवाओं की जुड़ी है, उसको आप नकार नहीं सकते, खासकर वेस्टर्न यूपी और उत्तर भारत में। जी ब्रजेश जी, आप आरएसएस के कुछ काम का जिक्र कर रहे थे कि वो जमीनी काम बहुत करते हैं, उसका लाभ अकेले बीजेपी ले जा रही है। ये हमारे पाणे बाबा परेशान है, 3 तारीख से रिजल्ट जब से आया, उमा शंकर निकले नहीं थे घर। आज मैंने इनको मोटिवेट किया कि डिबेट में आओ भाई, ऐसा क्या है, कोई बात नहीं, मैं आलोक अवस्थी से कहूंगा कि ज्यादा ना ताना मारे। मुझे 1 मिनट का टाइम अगर ब्रजेश जी देंगे, मैं बता दूंगा जिस प्रकार से वनवासी और आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और उनके वनवासी कल्याण आश्रम ने आरएसएस में काम किया है, उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े तौर पे मिला है और उसको आप नकार नहीं सकते। कांग्रेस ने उस क्षेत्र को लगभग नेग्लेक्ट कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में वहां बड़ा जबरदस्त काम किया था, इसलिए उसको उसका बड़ा फायदा मिला है, मेरा ये मानना है। बहुत शुक्रिया, और मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने, जो सामाजिक भी है और राजनीतिक भी। और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।